कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में सभी किसान भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। आइए सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सबा गुलरेज। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य के 11 लाख जनजातीय परिवारों को रेशम उत्पादन से जोड़ने की योजना। गव्य विकास सभागार धुरुबा में राज्य स्तरीय खरीफ कर्मशाला 2014 का आयोजन। खरीफ में मूंग की अच्छी उपज के लिए लगाएं पूसा विशाल। और अब समाचार विस्तार से। 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत झारखंड के 11 लाख जनजातीय परिवारों को रेशम उत्पादन से जोड़ने की योजना बनाई गई है। इस योजना में महिला समूहों को प्राथमिकता दी जाएगी। योजना के तहत रेशम निदेशालय की ओर से 12वीं योजना के अंत तक तसर सिल्क का उत्पादन लक्ष्य 11,000 मीट्रिक टन रखा गया है। सूक्ष्म पोषक तत्व पोटाश पौधों में कार्बोहाइड्रेट उपाचय कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए आलू, चुकंदर, गन्ना जैसी फसलों के लिए ये आवश्यक तत्व है। पोटाश खासकर धान और गेहूं में मजबूत और कड़ा तना तैयार करता है, जिससे पौधे गिरते नहीं हैं। पोटाश बीज और फल को चमकीला तथा मजबूत बनाता है। पौधे में रोगरोधी शक्ति को बढ़ाता है। कोशिकाओं में स्थित जल की मात्रा को नियंत्रित करके पाला और सूखे से होने वाली कमी को कम करता है। पोटाश की कमी से पत्तियों का किनारा कटा फटा और उसके अग्रभाग भूरा हो जाता है। साथ ही पत्तियों की वृद्धि रुक जाती है। मुर्गी पालक बंधु टीका दिलवाने के लिए बाजार से दवा खरीद कर लाते समय कुछ खास बातों पर विशेष ध्यान दें। वैक्सीन की दवा थर्मस फ्लास्क में या बर्फ के डब्बे में बंद करके ही लाएं। इसके अलावा टीका सुबह या शाम के वक्त ही दें। मुर्गी पालक बंधु एक मामले में बहुत सावधानी बरतें और वो मामला ये है कि अपने मुर्गियों को टीका दिलवाने के लिए बाजार से जो वैक्सीन दवा खरीद कर लाते हैं उसे अन्य दवाइयों की तरह यूं ही खुला ना लाएं। टीका जो बाजार में उपलब्ध है, आप टीका जब भी लाएं तो उसे हमेशा थर्मस फ्लास्क में या बर्फ़ का डब्बा में रख करके आप उसे लाएं। कभी भी टीके को खुले हाथ में ना लाएं, नहीं तो टीका ला करके देने के बाद भी आपका टीका कारगर नहीं हो पाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिए और टीकाकरण जब भी करें तो या तो सुबह में करें या शाम में करें। बीच दोपहर में टीकाकरण करने से मुर्गियों में भी ज़्यादा परेशानी होती है और साथ में टीका खराब होने की संभावना ज़्यादा होती है। राज्य के किसान खरीफ दलहनी फसलों में यदि मूंग की खेती करना चाहते हैं तो मध्य जून से बुआई का काम शुरू कर दें। मूंग की अच्छी उपज के लिए पूसा विशाल या SML 688 नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। किसान भाई विशेषकर खरीफ में मूंग की खेती के लिए उन्नत प्रभेद पूसा विशाल लगाएं। ये प्रभेद 60 से 65 दिन में तैयार हो जाता है। किसान बुआई में पौधों के बीच 30 गुना 10 सेंटीमीटर की दूरी रखें। इससे पौधों का सही विकास होगा। पूसा विशाल की उत्पादन क्षमता 12 से 15 क्विंटल प्रतिदिन है। किसान अपनी फसलों पर पाउडर दवा का बुरकाव करने के लिए रोटरी डस्टर नामक कृषि उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें बॉक्स नुमा हिस्से में पाउडर दवा को डालकर ढक्कन को बंद कर दिया जाता है और जब रोटरी को घुमाया जाता है तो पाउडर का बुरकाव होने लगता है। कृषि से संबंधित कुछ और गतिविधियों पर आइए डालते हैं एक नजर। गव्य विकास सभागार धुरुबा रांची में राज्य स्तरीय खरीफ कर्मशाला 2014 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्य के कृषि मंत्री श्री योगेंद्र साव थे। कर्मशाला में पूरे राज्य के कृषि वैज्ञानिकों ने भाग लिया और अपने अपने विचार व्यक्त किए। खरीफ कर्मशाला को सफल बनाने के लिए कृषि मंत्री ने कहा, फसलों का जो यहाँ पर धरातल पर नहीं उतर रही है, बहुत सा किसानों की समस्या है। इसके बारे में जो राज्य स्तरीय वर्कशॉप जो किया जा रहा है, इसके चलते हम लोगों ने राज्य स्तरीय कर्मशाला रखा है, जिससे किसानों को लाभ मिले और धरातल पर कैसे इस खरीफ जो वर्कशॉप हो रहा है इसको उतारें, इसके चलते ही रखा गया है, जिससे किसानों को आने वाले दिन में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँच सके।
और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस और धनबाद का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2250 रुपए से 2300 रुपए, चावल मध्यम 2550 रुपए से 2600 रुपए, चावल उत्तम 3550 रुपए से 3600 रुपए, गेहूं 1700 रुपए से 1800 रुपए, चना 3300 रुपए से 3400 रुपए, दाल अरहर 5500 रुपए से 6400 रुपए, दाल मसूर 4800 रुपए से 5000 रुपए, दाल चना 4200 रुपए से 4400 रुपए, सरसों तेल 9000 रुपए से 9400 रुपए, चीनी 3300 रुपए से 3400 रुपए, आलू 1000 रुपए से 1100 रुपए और प्याज 900 रुपए से 1000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। किसान भाई बहन, आप देख रहे थे कृषि समाचार में मंडी का भाव, मौसम का हाल और खेती बाड़ी से जुड़ी हुई तमाम तरह की जानकारी और खबरें। आगे हम आपके लिए ढेर सारी जानकारी लेकर के आएंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद एक बार फिर से सब किसान भाई बहन का बहुत बहुत स्वागत। देखिए हम लोग कितना बार स्वागत किए हैं। नहीं, स्वागत तो हम बहुत बार कर चुके। मंगरा, अब हम जानकारियों का सिलसिला शुरू करते हैं। क्यों किसान भाई बहनों, आप भी इंतजार कर रहे हैं, तो हम जानकारियों का सिलसिला शुरू करते हैं। क्यों? तो आइए हम लोग जानते हैं कि देखिए अभी जो मौसम है, हाँ, वो गर्मी का है। हाँ, निश्चित। तो अलग अलग मौसम के हिसाब से अलग अलग फसलों की खेती की जाती है। तो इस मौसम में सब्जियों की भी खेती की जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस मौसम में जिन सब्जियों की खेती की जा रही है, तो उसमें कौन कौन से कीट लगते हैं, अगर लगते हैं तो उसका उपचार कैसे किया जाए, इस संबंध में जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर जयपाल सिंह चौधरी जी। आज हम प्लांटो के प्रांगण में हैं और आज हमारे साथ है जाने माने विशेषज्ञ जयपाल सिंह चौधरी, जो हम बताएंगे कि गर्मी के दिनों में जो सब्जियां हम लगाते हैं उनमें कौन कौन से विशेष तरह की जो है वो कीटाणु होते हैं, उनका किस तरीके से वो जो है हमारे जो है पौधों को नुकसान पहुँचाते हैं, उसके बारे में विशेष जानकारी देंगे और उसका निदान किस प्रकार से करेंगे उसके बारे में भी आपको विशेष जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि वे कौन कौन से विशेष तरह के कीटाणु हैं जो हमारे पौधों में लगते हैं और उनका निदान किस प्रकार से करें, उसके बारे में आप हमें बताएं। जैसे कि अब कीट की बात कर रहे हैं, अभी हम जितने भी गर्मा जो फसलें लतरदार सब्जियां स्पेशली अब झारखंड में जो लगाते हैं उसमें अगर हम देखते हैं तो कि अगर आप जैसे सूखा मौसम है, अगर पत्ती को पीछे की तरफ घुमा के देखेंगे तो उस पर आपको थ्रिप्स जो रस चूसते हुए दिखाई देते हैं। थ्रिप्स के अलावा अगर हम देखते हैं उस पर लाल रंग का बहुत सूक्ष्म छोटा सा एक कीट होता है जिसको हम माइट बोलते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। इससे अगर हम पहचानना है तो अगर हम पीछे नहीं देख पाते हैं तो कई बार देखते हैं कि पत्तियाँ बहुत सारी सिकुड़ी
मुड़ी हुई हैं और ऊपर से पीले रंग का कलर लिए हुए हैं। तो इसका मतलब उसको अगर पीछे घुमा करके हम देख रहे हैं तो उसमें निश्चित रूप से थ्रिप्स और माइट जो है उस पे कीट लगे हुए हैं जो खुरुच के पत्तियों को खाते हैं और जिससे उसकी वृद्धि रुक जाती है। दूसरा, हम कई बार देखते हैं कि सांप जैसी आकृति बन जाती है पत्तियों के ऊपर, और स्पेशली वो पत्तियां जो नीचे की तरफ हैं और जो भोजन बनाने में जो आपके लतादार सब्जियां हैं और सब्जियां उसमें भोजन बनाने का काम करती हैं, उसमें हम इसको हम लीफ माइनर बोलते हैं। जो सांप नुमा आकृति होती है उसके अंदर बहुत छोटा कीट होता है, उसको हम लीफ माइनर बोलते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इसमें जैसे सूखा जैसे मौसम रहता है उसमें बहुत बड़ी समस्या है। इसके बाद में हम देखते हैं कि कई जगह पत्तियां बहुत जो बोधी के केस में स्पेशली हम देखते हैं कि उसकी पत्तियों को बहुत काट करके खा जाता है, और कीट एक पिल्लू होता है उसको हम स्पोडोप्टेरा, और तंबाकू का कैटरपिलर होता है जो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। और हम ऐसे भी देखते हैं कि जैसे ककड़ी है, खीरा है और जिसको खरबूजा बोलते हैं, अगर उसमें देखते हैं तो सफ़ेद रंग का एक बहुत पिल्लू है जो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, जो फल मक्खी का पिल्लू है। ये जो कीट है अभी बहुत ज़्यादा नुकसान इस गर्मा सब्जियों में जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं। जब गर्मा खेती की जो सब्जी की खेती है उसमें बात करते हैं तो इस बात बहुत ज़्यादा प्रकोप हुआ है इन दोनों कीटों का, क्योंकि हम मोस्टली हम देखते हैं कि झारखंड में इस समय में 1-2 बारिश हो जाती है। जो मानसून के पहले की जो बारिश होती है वो 1-2 अप्रैल, मार्च अप्रैल में हो जाती हैं। जो अब की बार देखा गया कि ये बारिश नहीं हुई है, उसकी वजह से सूखा ज़्यादा रहने से इस कीट का प्रकोप बहुत ज़्यादा हुआ है अब की बार में। तो क्या बारिश नहीं होने के कारण या इसकी वजह कुछ और भी हो सकती है? जैसे कि हमने बताया कि बारिश पहला मेन फैक्टर बारिश है, और हम दूसरा करते हैं कि सूक्ष्म जो भी अभी बूंद बूंद सिंचाई विधि है उसके द्वारा सिंचाई कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो ये कीट है मोस्टली जो सूखा ज़्यादा रहता है और तब ये कीट ज़्यादा बढ़ता है। तो इसका कारण ये भी हो सकता है कि हमारा जो ऊपर का जो प्लांट का एरिया है उस पर पानी फ्री मॉइस्चर नहीं होने की वजह से भी कीट ज़्यादा बढ़ सकता है। जो इस केस में सूक्ष्म जो सूक्ष्म विधि द्वारा जिसमें सिंचाई की हुई है उस कीट में उस प्लांट्स में भी इस कीट का बढ़ने की संभावना ज़्यादा है। हम आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे, मान लीजिए अगर वे रोग लग जाते हैं तो उससे हमारे किसान भाई किस तरीके से निदान पा सकते हैं? उसका कोई उस तरह की कोई इंसेक्टिसाइड है जो हमारे किसान भाई उसको यूज़ करे और जिससे ये बच सकता है? देखिए, सबसे पहला है कि इसमें अगर हम येलो स्टिकी ट्रैप्स लगाते हैं, येलो स्टिकी येलो कलर के और मोस्टली जो ब्लैक कलर की 2 तरह की ट्रैप अगर हम लगाते हैं तो इस ट्रैप पे थ्रिप्स का बहुत अट्रैक्ट होता है। तो ये पहले येलो स्टिक ट्रैप्स जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम सिंचाई कर रहे हैं, अगर फाल्स स्प्रे, जिसको मैं बोलना चाहूँगा कि फाल्स स्प्रे, अगर हम पानी का ही स्प्रे ऊपर की तरफ करते हैं पत्तियों में तो भी इस कीट का काफ़ी हद तक नियंत्रण हो जाता है। सिंपल पानी का स्प्रे, अगर उस पानी में आप सर्फ एक्सेल पाउडर या फिर जो अपने शैम्पू की पुड़िया है वो मिला करके भी आप स्प्रे करते हैं, छिड़काव करते हैं तो इस कीट का नियंत्रण हो जाता है मोस्टली। लेकिन अगर फिर भी कीट की समस्या बहुत ज़्यादा है तो उस केस में थायोमेथाक्साम जो एकतारा के नाम से मिलता है, इसको 1 ग्राम पाउडर को 3 लीटर पानी में मिला करके इसका एक छिड़काव आप थ्रिप्स की रोकथाम के लिए कर सकते हैं। अगर ये आपको कीटनाशी नहीं मिल रहा है तो फिप्रोनिल जो रीजेंट के नाम से मिलता है 1 ml को 1 लीटर पानी में मिला करके उसका छिड़काव भी कर सकते हैं, जो थ्रिप्स का आपका अच्छी तरह से नियंत्रण करता है। दूसरा है माइट के लिए आपको अगर माइट की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो उसके नियंत्रण के लिए आपको ओमाइट करके नाम की एक दवा मिलती है, उसको 2 ml को 1 लीटर पानी में मिला करके उसका एक छिड़काव करें तो जिससे इसका नियंत्रण अच्छे से हो जाएगा। अगर समस्या फिर से आ रही है तो 15 दिन के अंतराल पे इस कीटनाशक का फिर से छिड़काव करें। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, कभी कभार किसानों का ये भी सवाल होता है कि क्या हम लगाते समय कुछ इस तरीके का उपयोग करें, इस तरह का कुछ उपाय करें जिससे कि इस तरह के जब कीट लगते हैं उससे जो है हमारे किसान भाई निजात पा सकते हैं? देखिए, इस जैसे बता रहे हैं कि आप किस उगाते समय जैसे हम देखते हैं कि थ्रिप्स उसमें जैसे ही लगाते हैं वहाँ से शुरू कर देता है। अगर हम इनको बीज को उपचार करके जैसे वेविस्टीन से हम बीज उपचार करते हैं, लेकिन हम कीटनाशक से बहुत ज़्यादा हमारी जो बीज है उसको बीजोपचार नहीं करते हैं। इसके लिए मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि अगर जो एक तारा पाउडर है उसको अगर उस टाइम में 5 ग्राम
पाउडर से हम कम से कम 20 केजी जो बीज है उसको उपचारित कर सकते हैं। उसको बुआई के समय उसका प्रयोग कर सकते हैं, जो बीज को उपचार करके। इससे आपका जो फर्स्ट 15-20 दिन तक है वो आपकी फसल बच जाएगी। दूसरा, जैसे हम देख रहे हैं कि बाद में भी काफ़ी कुछ उपचार हैं, जैसे मैंने बताया कि नियंत्रण फॉल्स स्प्रे और छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम और अभी देख रहे हैं कि ये सब कुछ ठीक है, लेकिन फल में भी काफ़ी छेद मिलते हैं। स्पेशली जो खीरा है, ककड़ी है और आपका खरबूज है, उसमें हम सफ़ेद रंग का जो पिल्लू देखते हैं, उसकी वजह से हमारी फसल बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाती है, जो उसको फल मक्खी कहते हैं। उसके नियंत्रण के लिए अब जैसे हम बुआई करते हैं उस समय से ही हम इसमें फ्रूट फ्लाई ट्रैप जो क्यूल्यूर बेस्ड हैं, उस ट्रैप को हम बुआई के समय के साथ से ही उसमें प्रयोग करें। 10-10 मीटर पे एक ट्रैप का प्रयोग करें। अगर इसके साथ में ही जैसे विष चुग्गा है, 1 केजी गुड़ को 10 लीटर पानी में मिला करके उसका जगह जगह पे इस 10 लीटर पानी में 10 ml मेलाथियान अनुआन मिला दीजिए और 10 जगह जगह पे इस पे पोट्स में रख के इसको भी रखें, जो विष के चुग्गे का काम करेगा। तो आप में जो फल छेदक है वो पहले से ही कंट्रोल रहेगा। ये सब हम कर सकते हैं। उन्होंने बताया है कि खासकर अभी गर्मी के दिनों में थ्रिप्स और स्ट्राइप नाम के 2 जो है विशेष तरह के जो कीटाणु होते हैं, उससे आपको किस तरह के संरक्षण कर सकते हैं और उससे से आप किस तरह से बच सकते हैं। तो आशा करते हैं हमारे डॉक्टर साहब के द्वारा दी गई जानकारी से आप ज़रूर लाभान्वित हुए होंगे। और जाते जाते डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम में इतनी अच्छी जानकारियाँ दी। नमस्कार। वाकई ये जानकारी तो बहुत अच्छी थी। आप देखिए भाजी, हम भी जान गए कि देखिए हम भी तो लगाए हैं दुनिया भर का सब्जी। हम समझ गए। तो अगर सब्जी लगाए हैं उसमें कीट लग जाए तो पहले अनठकानी है, मतलब कि जो मन सो उपाय कर देते थे तो उसका कभी फायदा मिलता था और कभी नहीं मिलता था। लेकिन अभी जब हम अपने विशेषज्ञ का जो हमारे विशेषज्ञ बताएं कि ऐसे ऐसे उपाय करना चाहिए, हम सीखें, आप भी सीखें। आप देखिएगा हम लोग सटीक उपाय करेंगे। निश्चित, तो उपाय तो निश्चित आप भी करते हैं, हमारे किसान भाई बहन भी करते हैं। हम हाँ। और भी जानकारी इनको दिलवाएंगे, लेकिन उसके पहले हम दिखाते हैं ये संदेश। टपक टप टप 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 टपक टप टप। ये टपक टप टप क्या है? ये है किसानों के जीवन में समृद्धि और खुशहाली लाने का आसान उपाय। कैसे? पानी की एक एक बूंद बचाइए, फसलों की सिंचाई के लिए टपकन विधि और स्प्रिंकलर सिस्टम अपनाइए, यानी कि टपक टप टप से खेतों में हरियाली लाइए और जीवन में खुशहाली। टपक टप टप? हाँ भाई हाँ, ये है सूक्ष्म सिंचाई पद्धति। इसमें 50% तक पानी के साथ साथ उर्वरकों की बचत होती है। वाह भाई, ये तो कमाल हो गया। एक कमाल और, वो क्या? इसके लिए सरकार द्वारा अनुदान भी मुहैया कराया जा रहा है, साथ में ऋण की सुविधा भी उपलब्ध है। अब समझ में आया टपक टप टप। वाह, कितना छोटा, कितना प्यारा और कितना मतलब ज्ञानवर्धक बोलेंगे या उसको प्रेरक बोलेंगे या अपने जीवन में उपयोगी बोलेंगे कि पानी बचाओ पर जो ये संदेश था। लेकिन अब उपयोगी और साथ ये बहुत जरूरी भी। तो एक और जरूरी बात, और वो जरूरी बात है राइजोबियम कल्चर के संबंध में। बिल्कुल, हमारे किसान भाई बहन हैं, राइजोबियम कल्चर की उपयोगिता, हाँ, और कैसे उसका उपचार होगा, बिल्कुल। इस विषय पर हम आज जानेंगे और जानकारी दे रही हैं हमारी विशेषज्ञ श्रीमती भारती। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र बेंगाबाद गिरिटी में है और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहीं की एक वैज्ञानिक डॉक्टर भारती, ये हमें जानकारी देंगी राइजोबियम की उपयोगिता व उपचार के बारे में। सबसे पहले हमारे किसान को बताइए कि जैसा कि हमने विषय चुना है राइजोबियम की उपयोगिता व उपचार। राइजोबियम एक जीवाणु है जो कि दलहनों फसलों में, वो फसल में एक गांठ जैसा होता है हर जड़ का, जो कि गांठ को इस तरह से पकड़े रहता है और वो जीवाणु क्या करता है कि हवा में जो उपयुक्त प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन है उसको अवशोषित करके और उसको पौधा को भोजन बनाने में और उसको मिट्टी का भी उर्वरा शक्ति बढ़ाने में काम देता है। इस समय हमारे किसान भाइयों के खेत में कौन कौन से दलहनी फसल लगे होंगे? गर्मा मूंग और इसके अलावा हमारे यहाँ आजकल तो झारखंड में सालों भर फ्रेंच बीन की खेती की जाती है, सेम, अरहर दलहन के लिए उसके अनुसार राइजोबियम
लेंगे और राइजोबियम लेने के बाद हम 200 ग्राम गुड़ में आधा 1 लीटर पानी डाल करके गरम करके फिर गुड़ को और पानी जब खौल जाए तो उसको उतार देंगे आँच से। जब वो ठंडा हो जाए, रूम के तापमान पे आ जाए, तो उसमें राइजोबियम को मिला देंगे। मिला करके फिर हम खेत में उसको डालेंगे। तो इससे क्या होगा कि जब हम बीज लगाएंगे तो वो जमीन के अंदर वो अवशोषित बीज ठंडा में जब उसको गुड़ के चाशनी में पानी मिला करके जब रखते हैं तो उसमें बीज को डालते हैं और उसी बीज को हम लगाते हैं। वही बीज से उपचार करने से हमारा राइजोबियम का ऊपर कोट आ जाता है, परत आ जाती है, जो कि खेत में जा करके वो गांठ के रूप में जड़ में आ जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा हवा में जो मौजूद नाइट्रोजन है उसको अवशोषित करके और उसके भोजन के रूप में उपलब्ध। अब हमारे किसान भाइयों को बताइए कि जैसा हमारे किसान भाई अगर मूंग को राइजोबियम कल्चर द्वारा ये करके और उपचारित करके जब वो लगाए हैं हमारे किसान भाई, तो उसके बाद किसान भाइयों को उस दलहनी में और किन किन बातों पर ध्यान देना पड़ता है? और जैसे उसमें नाइट्रोजन का जो हमें अलग से खाद में जो भी खाद देना है उसकी हमें अनुपात को कम करना पड़ता है। करीब हम लोग देखते हैं कि 1/4 खाद में ही हमारा 30 किलो प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन हमें कम डालने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हवा से जो अवशोषित हो करके वो जब उसके जड़ में जाएगा और खेत में उसकी पैदावार बढ़ाने के लिए वो अवशोषित कर लेगा और उससे उर्वरक शक्ति बढ़ जाएगी और उत्पादन भी बढ़ जाएगा। तो हमें करीब 30% कम डालने से ही उसमें खाद की बचत हो जाएगी। तो इससे हमारे लागत भी कम आएंगे, उपज भी ज़्यादा होगा। तो किसानों के लिए इस फसल के साथ साथ दूसरे फसल में भी फायदे दिखाई देंगे। जब ये हमारे किसान भाई जब गर्मा मूंग की खेती किए हैं और गर्मा मूंग को काट के जब धान की खेती करेंगे तो धान की खेती किस तरीके से प्रभावित होगी? धान में भी जब हमें नाइट्रोजन की जरूरत पड़ता है तो धान में भी जब हम उसकी लगाते हैं तो उसमें भी 10 से 20% उसकी उपज में बढ़ोतरी आ जाती है, क्योंकि वो भी उसके जमीन की उर्वरक शक्ति बढ़ गई रहती है। रासायनिक जैसे ही हम नाइट्रोजन कम पड़ेगा तो रासायनिक 30% नाइट्रोजन कम डाल रहे हैं तो अपने आप उसकी रासायनिक की जरूरत, रासायनिक खाद की जरूरत कम हो जाए। इसके अलावा और इसकी जो उपयोगिता है हमारे किसान भाइयों को, और क्या उपयोगिता है राइजोबियम कल्चर की, इसके बारे में जानकारी दें। इससे कीटाणु भी कम लगते हैं, क्योंकि इसमें जब जड़ मजबूत हो जाएंगे तो उससे पेड़ भी मजबूत होंगे। सबसे बड़ी बात ये भी है। और बाहरी जो वातावरण है उससे जो अवशोषित करके आ रहे हैं तो बाहरी जो कीटाणु है उसका भी उस पर कम असर हो। चलते चलते मैडम हमारे किसान भाइयों को राइजोबियम कल्चर के बारे में और कोई विशेष बात या कोई बारीक बातें बताना चाहेंगी? मैं किसान भाइयों को सबसे पहले ये बताऊंगी कि ये एक कार्बनिक खाद जैसा है। तो कार्बनिक खाद होने से उनके सहन मतलब लड़ने की, बाहरी कीटाणुओं से लड़ने की शक्ति बढ़ जाती है, अपने आप वो मजबूत हो जाते हैं। और जैसे कुछ में हमें 30 किलो ही चाहिए प्रति हेक्टेयर में, तो 40 किलो ही चाहिए। तो हमें अगर 30 किलो इससे मिल जा रहा है खाद, तो हमें 10 किलो ही और खाद, बाहरी खाद डालने से, रासायनिक खाद, हमें उसकी पैदावार उतनी मिल जा रही है। तो खर्च भी कम पड़ रहे हैं और पैदावार भी ज़्यादा हो रहा है और कार्बनिक खाद के जैसा भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। रासायनिक खाद से हम दूर हो जा रहे हैं। मैडम ने कितनी अच्छी जानकारी दी। फसलों में, खासकर तक दलहनी फसलों में राइजोबियम कल्चर का जब आप प्रयोग करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कीड़े मकोड़ों से भी सुरक्षा मिलती है और आपका फसल भी बहुत अच्छा होता है। मैडम, आप हमारे कार्यक्रम में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। हम इससे पहले इतना नहीं जानते थे ये राइजोबियम कल्चर के बारे में। अरे इसीलिए तो हमको पता है कि आप और आप जैसे बहुत सारे किसान भाई बहन हैं जो नहीं जानते हैं, तो हम डॉक्टर और अपने विशेषज्ञों को लेके आते हैं और इस तरह की जानकारी दिलवाते हैं। तो जानकारी दिलवाएं, आप देखें, सीखें, समझें, इसे आप अपनी खेती में लागू करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लाभ प्राप्त करें। जी। तो देखिए किसान भाई बहन, जानकारी है, बहुत है। तो अगला अंक भी तो है, उसमें लेकर के आएंगे, उसमें फिर हम लोग हाजिर होंगे। आपसे इजाज़त लें उससे पहले आपको बताते हैं अपना पता। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001
ए। पता तो बता दिए हैं, तो आप जब हमें खत लिखेंगे तभी हम उन समस्याओं का समाधान करवा पाएंगे। हाँ, तो कागज कलम उठाइए, लिख दीजिए और फिर उसके बाद हम लोग। इसी के साथ अब हमें मंगरा को और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। जोहार।